नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लीडरशिप का 7th लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। वो वीडियोस आप जरूर जाकर के देख करके आए। आज हम लोग देखने वाले हैं सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी। इस इस अप्रोच के अंदर 5 थ्योरीज है। वो थ्योरीज को एक-एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से इसको पढ़ाते हैं जैसे कि ये बहुत बड़ा हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। है तो ये बहुत फुद्दू सा चीज़, आप आराम से देख लोगे। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तो उतना आप बियर कर लीजिएगा क्योंकि 5 थ्योरीज आपको समझाना है, तो हो सकता है उसमें टाइम जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि बहुत हार्ड है, समझे? ईज़ी है। तो अपने दिमाग में ऐसा लोड नहीं लीजिएगा कि यार हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, समझे? हाँ, समय लग सकता है, आज ही समय लगेगा, कल से फिर कोई समय नहीं लगेगा वाला है, समझे? तो ये आसान ही है, टेंशन नॉट, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट का ये सीरीज़ है, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीटेड है, वो आप जाकर के रिवाइज़ ज़रूर करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये 3 जगह से भी नंबर बहुत अच्छा आता है। ये लीडरशिप से भी आता है, तो लीडरशिप भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी, ठीक है? अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, लीडरशिप चैप्टर के अंदर क्या-क्या देख रखा है, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी, ठीक है? तो क्या-क्या हम लोगों ने अभी तक देख रखा है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लीडरशिप क्या होता है, डेफिनेशन देखा। फिर एक मैनेजर लीडर कब बन जाता है, वो देखे। फिर कर्ट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल देखे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर मतलब हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, केन विलियमसन। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखें कि ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए अलग-अलग तरीके का लीडरशिप स्टाइल कि सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है, सिचुएशनल लीडरशिप कैसा होता है, पैटर्नल लीडरशिप कैसा होता है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप लीडरशिप कैसा रहता है, उसके बाद ऑथेंटिक लीडरशिप कैसा होता है, ये सब हम लोग देखें। उसके बाद फिर हम लोग लीडरशिप थ्योरीज को देखने स्टार्ट किए। ये लीडरशिप थ्योरीज है, यही लास्ट टॉपिक है। सारा थ्योरीज को जब हम लोग देख लेंगे तो ये चैप्टर भी अंत हो जाएगा। सबसे पहले थ्योरीज के अंदर हम लोग देखें ग्रेटमैन थ्योरी, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखें ग्रेटमैन थ्योरी। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेट अप्रोच थ्योरी देखने लगे, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देखें, बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी देखें और आज हम लोग देखने वाले हैं सिचुएशनल अप्रोच थ्योरीज। उसके बाद फिर आने वाला वीडियोस में हम लोग ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे और कुछ अदर थ्योरीज है तो उसको भी देखेंगे। मतलब और 2 वीडियोस आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है? ये वीडियो के आने के बाद और 2 वीडियोस आएगा, तब लीडरशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ट्रेट अप्रोच थ्योरी हम लोगों ने देख लिया है, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देख लिया है, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी देख लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं सिचुएशनल या फिर कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरी। सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल का क्या मतलब होगा? सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप को बदलना। तो लीडरशिप स्टाइल कोई एक नहीं हो सकता है, अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल होगा, है ना? हाँ, अब देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का एग्जांपल लेता हूँ। रोहित शर्मा लीडरशिप चैप्टर को अगर पढ़ना है ना, तब रोहित शर्मा को अपने दिमाग में रखिए, सारा आपको टॉपिक याद हो जाएगा, समझे? और अभी तो क्या भयंकर लीडरशिप वो कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशनल लीडरशिप, रोहित शर्मा सिचुएशनल लीडर है, कैसे है? देखिए अ, आपने कुछ कुछ समय पहले टेस्ट सीरीज चल रहा था। टेस्ट सीरीज में कैप्टन था रोहित शर्मा और जो टीम मेंबर था, इसके अंदर जो टीम मेंबर था, वो बहुत अनस्किल्ड था, नया-नया खिलाड़ी था। जैसे कि यशस्वी जायसवाल था, उसके बाद शुभमन गिल था और ऐसे ही कोई जूनियर-जूनियर खिलाड़ी था सिर्फ, समझे? तो यहाँ जूनियर-जूनियर खिलाड़ी था, तो रोहित शर्मा क्या कर रहा था ना, ये लोग डाँट रहा था और गाली-गलौज कर रहा था। "पागल है क्या तू? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा मत कर, गार्डन में मत घूम, जो गार्डन में घूमेगा उसका 2-4 झाप दे देंगे खींच के।" मतलब ये डाँट रहा था, बहुत डाँट रहा था। समझे? डाँट रहा था, सिखा रहा था, चिल्ला रहा था। हाँ, तो उस समय ये ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडर बन गया था। जबकि मैंने आपको क्या बोला था कि रोहित शर्मा तो डेमोक्रेटिक लीडर है। लेकिन वहाँ पर जब यंग यंग खिलाड़ी लोग था, जूनियर खिलाड़ी था, तो यहाँ पर रोहित शर्मा क्या बन गया था? ऑटोक्रेटिक बन गया था। और अभी जो रोहित शर्मा खेल रहा है, इस समय टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा है ना, तो यहाँ पर खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी है विराट कोहली, समझे? उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद रवींद्र जडेजा, तो ये लोग बड़ा-बड़ा खिलाड़ी है। इस पे आप क्या ऑटोक्रेटिक बनिएगा, तो यहाँ पर वो क्या बन जा रहा है, वो डेमोक्रेटिक बन जा रहा है। वो सिचुएशन देख रहा है देखिए,
वो सिचुएशन देख रहा है, जहां सिचुएशन जिस तरह से बदल रहा है वो अपना लीडरशिप स्टाइल को बदल ले रहा है, समझे। कभी वो बोलता है कि हमको काम चाहिए, काम कंप्लीट होना चाहिए पक्का से पक्का। कभी वो रिलेशनशिप बनाता है अपने टीम मेंबर के साथ ताकि उसका टीम मेंबर अच्छे से काम निकलवा पाए। देखिए, तो सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप को चेंज होने पड़ता है। कोई एक सिंगल लीडरशिप स्टाइल नहीं है जो हर सिचुएशन में फिट बैठे, समझे। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई भी चीज हर जगह फिट नहीं बैठता है, समझे। एक मिनट आप मुझे दीजिएगा तो, ठीक है। तो कहता है नो सिंगल इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल फॉर एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए कोई एक लीडरशिप स्टाइल नहीं काम आएगा, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल काम आएगा अलग अलग सिचुएशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लीडर इफेक्टिव होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। रोहित शर्मा अच्छा से लीडरशिप करेगा, रोहित शर्मा हर जगह जीतेगा, तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। रोहित शर्मा जीतेगा या नहीं जीतेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये किन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा जीतेगा या नहीं जीतेगा। आप भी जानते हैं, अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो आप जानते हैं, अगर क्रिकेट नहीं देखते हैं तो आप अपने मन में ही ऐसा बना लीजिए कि एक रोहित शर्मा क्रिकेटर है, ये अच्छा खेलता है, इसका बहुत तारीफ करते हैं सर, ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए, ठीक है। तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतेगा जब उसके पास दो चीज रहे, सिचुएशन बढ़िया हो और उसका गुण भी अच्छा हो, मतलब बिहेवियर अच्छा हो। अगर मान लीजिए वो खुद हारा हुआ इंसान है, हारा हुआ दुनिया से हारा हुआ इंसान है, तो सिचुएशन अगर उसको अच्छा मिल गया तो भी वो जीत नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो पूरा बोल्ड तरह का लीडर है, समझे, लेकिन सिचुएशनल बहुत खराब है, उसको लक ही उसका साथ नहीं दे रहा है, तो तब भी वो बढ़िया से लीडरशिप नहीं करेगा, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। यानी कि तभी भी वहां लीडरशिप उसका फेल हो जाएगा। तो लीडरशिप उसका बढ़िया से इफेक्टिव तब होगा जब सिचुएशन भी उसका फेवर करे और उसका अपना बिहेवियर भी फेवर करे। तो दो बातों पर डिपेंड करता है एक लीडर इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। पहला, लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, लीडर का गुण। दूसरा, लीडरशिप का पावर, ठीक है। तो लीडर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंट रहेगा। उसके बाद फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड रहेगा, एटसेट्रा, ऐसा रहेगा वो, इस तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। ऑनेस्ट रहेगा, है ना, ट्रस्टवर्दी रहेगा, तो ये सब वो रहेगा। ये सब क्या हुआ, उसका गुण हुआ। और दूसरा, हायरार्कियल पोजीशन। अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो इसके पास पावर भी होना चाहिए। अगर इसके पास कोई पावर नहीं है तो टीम मेंबर इसका बात सुनेगा नहीं। अब चूंकि रोहित शर्मा के पास पावर है, वो जो अगला टीम बनाएगा अगला वर्ल्ड कप के लिए, तो वो अपनी टीम बना सकता है, इतना उसके पास पावर है। सेलेक्टर से बात करेगा कि देखो हमको ये वाला टीम चाहिए, इस टीम में हमको ईशान किशन नहीं चाहिए, इस टीम में हमको रोहित शर्मा और विराट कोहली चाहिए, इस टीम में हमको विराट कोहली चाहिए ही चाहिए, हमको चाहिए विराट कोहली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैप्टन का कितना पावर है। कैप्टन का इतना पावर है कि टीम मेंबर को हटा दे रहा है, टीम मेंबर को लेकर के आ रहा है। सेलेक्टर का पावर के साथ उसका पावर मैच करता है, तो उसका पावर भी रहना चाहिए हाथ में, कि जब कैप्टन के हाथ में पावर रहेगा तो जो टीम मेंबर है उसका बात सुनेगा, उसका इज्जत करेगा, उससे थोड़ा सा डर करके उसका काम करेगा, उसका बात सुनेगा। तो लीडर के पास पावर भी रहना चाहिए। आपको मालूम है हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना अपना मोहल्ला में, तो हम कैप्टन रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेरे दोस्त लोग भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त लोग खराब है, तो वो लोग भी क्रिकेट खेलता है, समझे, और हमको बना देता है कैप्टन। तो हमको कैप्टन बना दिया तो मेरे पास थोड़े पावर है कि हम एगो टीम मेंबर को हटा देंगे, बोलेंगे कल से नहीं आना खेलने के लिए। ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते इसका मतलब मेरे पास वो हायरार्किकल पोजीशन नहीं है, हायरार्की ऑफ पावर नहीं है, पोस्ट वाला पावर नहीं है। अब मेरे पास उतना पावर नहीं है तो हम किसी को डांट नहीं पाएंगे, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मान लीजिए कि क्रिकेट एक मेरा टीम मेंबर है जिसका नाम है गौरव, ठीक है, मान लीजिए उसका नाम है गौरव, और बहुत खराब बैटिंग किया वो, हमको बहुत गुस्सा लग रहा है, हम कैप्टन है, हम मैच हार गए, बहुत बुरा लगा। हम उसको बोलते कि कल तुम नहीं आना, मेरा खेलने के लिए नहीं आना। तो गौरव बोलेगा कि बैट तो मेरा ही है जिससे तुम खेल रहा है, बैट दे दो, हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम लीडर होके भी मेरे पास पावर नहीं है, तो इस तरह से हम इफेक्टिव लीडर बनेंगे नहीं। इफेक्टिव लीडर कब बनेंगे, जब मेरे पास पावर भी हो और मेरे अंदर वो गुण भी हो। कौन सा गुण? ऑनेस्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो, ट्रस्टवर्दी हो, है ना। तो ये सब हो गया लीडरशिप का बिहेवियर। अब सिचुएशन भी हम लोग का फेवर में होना चाहिए। अब सिचुएशन के अंदर क्या क्या सिचुएशन आता है,
इसमें आ गया आपका सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ठीक है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छा है, हम ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो मेरा सबऑर्डिनेट है, जो मेरा टीम मेंबर है, वही है धोखेबाज। तो मान लीजिए वो धोखेबाज है, तो वहां पर हम बढ़िया से लीडर बन पाएंगे? लीडर नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए मेरे टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो जब देखता है कि टीम जीत रहा है तो वो खराब खेलने लगता है। तो इस तरह का लीडर होगा, मतलब इस तरह का अगर कोई सबऑर्डिनेट होगा, तो फिर तो लीडरशिप इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सबऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी, यानी कि सबऑर्डिनेट का गुण भी मैटर करता है, समझे? अगर सबऑर्डिनेट है आपका फेथफुल, जो बोल रहा है लीडर, उसका बात को एकदम सोच रहा है, विचार कर रहा है और उस पे फेथ रखा है, तो उस केस में लीडरशिप इफेक्टिव हो जाएगा। फिर लीडर का सिचुएशन, लीडर का पोजीशन, पावर, लीडर का सिचुएशन यहाँ पर हमने देख लिया, हायरार्किकल पोजीशन जो है ना, यही पोजीशन यहाँ पर है। अब ये जो पोजीशन है हायरार्किकल पोजीशन, ये भी सिचुएशन की वजह से होता है, इसीलिए सिचुएशनल फैक्टर में भी इसको डाला गया है। फिर ग्रुप फैक्टर्स, एज ए ग्रुप आपका क्या थिंकिंग है, आपका किस तरह का बॉन्डिंग है, वो सब भी मैटर करता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का मतलब टारगेट वारगेट सेट किया है। मान लीजिए कि इस बार का जो इंडियन टीम का सबसे हेड है, बीसीसीआई जो है, जो सबसे हेड होता है बीसीसीआई जो है, वो बोल रहा है कि इस बार हम लोगों को वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, यही हम लोग का है, ये क्या बोलते हैं, टारगेट, कि हम लोग को नहीं जीतना है। तो लीडर थोड़ी इफेक्टिव हो पाएगा। लीडर बोल रहा है कि हम लोग को वर्ल्ड कप जीतना है और बीसीसीआई बोल रहा है नहीं जीतना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि नहीं जीतेंगे और मैनेजर बोल रहा है कि जीतेंगे, तो ऐसे तो लीडरशिप इफेक्टिव होगा ही नहीं, समझे? तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी आता है प्ले में जब सिचुएशन का बात करते हैं। तो सिचुएशन बहुत तरीके का हो सकता है, उसमें अलग अलग तरीके का लीडर बन सकता है आदमी। तो यही बात है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग लीडर बनना है। तो यहाँ पर देखिए कि अनगिनत तरीके से हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सिचुएशन भी हजार तरीके का होता है, तो उसको हैंडल करने का तरीका भी हजार होगा। तो इसीलिए लीडरशिप थ्योरी भी अलग अलग आया है, क्योंकि अलग अलग आदमी बोलता है कि देखो सिचुएशन ऐसा होगा तो ऐसे लीडर बनना, सिचुएशन ऐसा होगा तो ऐसे लीडर बन जाना, सिचुएशन ऐसा होगा तो ऐसे लीडर बन जाना, मतलब सबको अपना अपना थ्योरी दिया, समझे? तो एक एक करके हम लोग थ्योरी को देखते हैं, लेकिन ब्रॉड वे में हम लोग को क्या समझना है कि एक अच्छा लीडर कब बनता है, जब लीडर का बिहेवियर भी बढ़िया हो और सिचुएशन भी बढ़िया हो, समझे? तो ये है बेसिक ओवरव्यू सिचुएशनल या फिर कंटिजेंसी थ्योरी का। अब हम लोग देखते हैं फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी और हर्शे और ब्लैंकार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ठीक। अब देखिए कि फिडलर का जो कंटिजेंसी थ्योरी है ना, इसको हम लोग थोड़ा रफ में समझते हैं, तो वहां पर आपको और क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग अलग से समझते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा इसमें, जी, फिडलर के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि फिडलर का क्या कहना था। तो फिडलर क्या कह रहे थे? वो कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो तो सबका फिक्स रहता है, लीडरशिप स्टाइल सबका फिक्स रहता है। मतलब कि आप एक तरह का लीडर होंगे तो आप उसी तरह का लीडर रहेंगे हमेशा, आपका लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहता है। सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज होना पड़ेगा। अब सिंस लीडरशिप स्टाइल तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान का एक ही स्टाइल है, तो क्या करा जाए? सिचुएशन के हिसाब से लीडर को बदल दो। सिचुएशन अच्छा नहीं हो तो लीडर को बदल दो, सिचुएशन अच्छा नहीं हो तो लीडर को बदल दो, मतलब सिचुएशन जैसा आए उसी तरह से आपको लीडर बदल देना होगा। तो कहता है कि लीडरशिप स्टाइल सबका फिक्स रहता है, लेकिन सिचुएशन सबका वेरी करता है। अलग अलग सिचुएशन तो आता ही रहेगा, लेकिन लीडरशिप स्टाइल फिक्स रहता है। आदमी का दो ही तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है, या तो वो टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा, टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा, टास्क में एकदम फोकस रखता होगा, या फिर दूसरा वो पीपल ओरिएंटेड लीडर होगा, या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर होगा। तो दूसरा होगा पीपल ओरिएंटेड लीडर। तो कोई इंसान होगा टास्क लीडर, कोई इंसान होगा पीपल लीडर, समझे? तो कौन सा लीडर कौन सा सिचुएशन में काम आएगा, यही कह रहा है फिडलर। बोल रहा है कि अगर सिचुएशन हो टास्क वाला के लिए तो टास्क वाला को लीडर बना दो। अगर आप कोई इंसान पीपल ओरिएंटेड लीडर है और उसका काम पड़ गया है तो उसको लीडर बना दो। मतलब सिचुएशन जैसे ही बदल रहा है वैसे लीडर को चेंज करते रहो, कभी ये लीडर कभी वो लीडर, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो। तो लीडर को चेंज करते रहो, लीडरशिप स्टाइल को मत चेंज करो, लीडर को ही चेंज कर दो, ऐसा कहना था फिडलर का। तो इसका दिमाग थोड़ा सा हमको लगता है कि पागल टाइप का है। वो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि लीडर को ही चेंज कर दो सिचुएशन के हिसाब से।
तुम लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर सकते हो, लीडर को भी पूरा कैसे चेंज कर दोगे? तो इसका क्रिटिसिज्म भी बना कि आप इफेक्टिव लीडरशिप को कम भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप लीडर को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो लीडर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? एक लीडर हो सकता है कि कहीं पर इफेक्टिव हो, दूसरा जगह में भी इफेक्टिव हो। तो आप क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा स्टाइल तो वही है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा स्टाइल काम नहीं आएगा, इसलिए किसी और को बना दे रहे हैं लीडर, उसका स्टाइल यहाँ मैच करता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप लीडर को बदल दे रहे हैं। कभी टास्क ओरिएंटेड लीडर को बना दे रहे लीडर, कभी पीपल ओरिएंटेड लीडर को लीडर बना दे रहे हैं, समझे? अब ये कैसे मालूम होगा कि कौन आदमी टास्क ओरिएंटेड लीडर है या फिर कौन आदमी पीपल ओरिएंटेड लीडर है? इसके लिए फिडलर बोला है कि एक स्केल दे रहे हैं, उस स्केल से आप जान सकते हैं कि आप किस तरह के लीडर है, पहले तरह के या दूसरे तरह के। तो इसका जो स्केल दिया गया उसका नाम रखा गया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कोवर्कर को बुलाइए और उस पे सर्वे करवाइए, उसको सर्वे करवाइए। 16 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम लिखा रहेगा, समझे? 16 गुण का नाम रखेगा, 16 कला संपन्न वाला 16 गुण, लीडर का 16 गुण का नाम लिखा रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके। और बोलेगा कि इसमें से नंबरिंग दो, 8 में से कितना नंबर तुम इसको देते हो, 8 में से कितना नंबर देते हो उसको ऑनेस्टी में, ठीक है? फिर 8 में से कितना नंबर तुम उसको देते हो क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल में, हाँ इंटेलेक्ट में। फिर 8 में से कितना नंबर तुम देते हो कॉन्फिडेंस में। इस तरह से कोवर्कर जो है, मतलब टीम मेंबर जो है, वो नंबर देगा। किसको नंबर देगा? एक कोई लीडर को। तो वो नंबर देगा, अगर नंबर बहुत कम आया, अगर एलपीसी बहुत कम आया, इसका मतलब कि वो टास्क ओरिएंटेड लीडर बन जाएगा। और अगर नंबर बहुत ज्यादा आया, यानी कि एलपीसी का स्कोर ज्यादा आ गया, तो उस केस में पीपल ओरिएंटेड लीडर बन जाएगा वो। तो यहां से आप जान सकते हैं कि मेरा लीडरशिप स्टाइल या फिर एक लीडर का क्या लीडरशिप स्टाइल है, वो आप जान सकते हैं इस स्केल से। इसको हम लोग कहते हैं एलपीसी, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। अब ये भी बात है कि सिचुएशन वेरी करता है। तो सिचुएशन में क्या क्या वेरी करेगा? क्यों सिचुएशन वेरी कर रहा है? हो सकता है कि सिचुएशन में टास्क स्ट्रक्चर पे वेरी कर रहा हो। टास्क स्ट्रक्चर मतलब कि हो सकता है कि जो आपका टीम मेंबर है उसको टास्क बहुत बढ़िया से समझ ना आया हो, या फिर जो टास्क वो कंप्लीट करना चाहता है, जो वो काम कर रहा है, वो काम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये सब सिचुएशन अलग हो सकता है, जिसकी वजह से लीडरशिप स्टाइल अलग अलग हो जाएगा, वो हम लोग समझेंगे। जैसे टास्क स्ट्रक्चर मान लीजिए कि गड़बड़ है, तो उस समय आपको कैसा लीडर बनना पड़ेगा? टास्क ओरिएंटेड लीडर बनना पड़ेगा, समझे? कभी मान लीजिए कि जो लीडर का पोजीशन है वो बढ़िया नहीं है, तो मान लीजिए लीडर का पोजीशन अच्छा नहीं है, यानी सिचुएशन गड़बड़ में है। अगर लीडरशिप का पोजीशन अच्छा नहीं है तो उसको कैसे लीडर बनना पड़ेगा? उसको पीपल ओरिएंटेड लीडर बनना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए लीडर का पोजीशन अच्छा है, तगड़ा है, उस पर पावर है, वो जब मन करता है तब किसी को हटा सकता है अपना टीम के अंदर, तब उस केस में टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए होगा, समझे? उसके बाद मान लीजिए कि लीडर का और मेंबर का रिलेशनशिप कैसा है, समझे? जैसे आप अभी इंडियन क्रिकेट टीम में देखेंगे तो सबको रोहित शर्मा का बहुत इज्जत करता है। तो जब सबको इज्जत करता है तो वहां पर वो टास्क ओरिएंटेड लीडर बन सकता है, नहीं तो उसको पीपल ओरिएंटेड लीडर बनना पड़ता है। मतलब देख रहे हैं सिचुएशन बदलते जा रहा है तो लीडर भी बदलते जा रहा है, समझे? तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं चार्ट में। चार्ट में क्या कहता है? तो फिडलर क्या कहता है? फिडलर कहता है कि एक इंडिविजुअल का लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो फिक्स होता है, या तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा, या तो वो पीपल ओरिएंटेड, या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, ठीक है? सिचुएशन क्यों वेरी करता है? उसका 3 रीजन है जिसकी वजह से सिचुएशन बदलते रहता है। पहला, लीडर का पावर या पोजीशन। लीडर का पावर किस तरह का है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, उससे फर्क पड़ता है आपकी सिचुएशन पे। टास्क स्ट्रक्चर, आप जो काम दे रहे हैं वो काम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर वो काम में कितना क्लैरिटी है कि नहीं है। तो ये सबसे तो आपका सिचुएशन अलग अलग हो गया ना। फिर लीडर मेंबर रिलेशनशिप। मान लीजिए जो आपका टीम मेंबर है वो लीडर के प्रति इज्जत का भाव नहीं रखता है, तो उस केस में आपको लीडरशिप बदलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जो मेंबर है वो लीडर के प्रति बहुत फेथफुल है, तब तो आपका लीडरशिप स्टाइल ठीक रहेगा। तो मतलब ये सब सिचुएशन अलग अलग करने का एक एक जरिया है, समझे? ये 3 जरिया, लीडर का पोजीशन पावर, टास्क स्ट्रक्चर मतलब कि टास्क का क्लैरिटी या फिर कंफ्यूजन, और तीसरा है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ठीक है? आप किसी का लीडरशिप स्टाइल को जज कैसे कर सकते हैं? वो आप जज कर सकते हैं एलपीसी से, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, जिसमें 16 कला को चेक किया जाता है। अगर आपका ज्यादा नंबर आ गया तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल के हैं लीडर, और कम नंबर आया तो टास्क ओरिएंटेड लीडर है, ठीक है?
बोलता है कि देखो सिचुएशन के हिसाब से तो आप लीडर बदल दो। इसी को हम लोग कहते हैं जॉब इंजीनियरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। जॉब इंजीनियरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें आप लीडर को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिज स्टाइल फॉर विच द सिचुएशन इज मोस्ट सुटेबल। अगर सिचुएशन बढ़िया है टास्क ओरिएंटेड आदमी के लिए, तो आप उसी तरह के लीडर को पकड़ के लाइएगा, उसको लीडर बना दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो पीपल ओरिएंटेड के लिए बेस्ट है, तो आप इस तरह के लीडर को उठाइएगा और उसको लीडर बना दीजिएगा। समझे? इसको हम लोग बोलते हैं जॉब रीस्ट्रक्चरिंग या फिर जॉब री इंजीनियरिंग। समझे? अब एक मैट्रिक्स दिया गया था फिडलर के द्वारा, जिससे ये मालूम चलता है कि कौन सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप अच्छा बैठता है, फिट बैठता है। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स। यहां पर कह रहा है कि सिचुएशन 3 कारण की वजह से बदलते रहता था। पहला कारण क्या था कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप, रोहित शर्मा को कोई इज्जत देता है या नहीं देता है। अगर अच्छा रिलेशन है उसका टीम मेंबर के साथ, यानी कि टीम मेंबर उसको अच्छा इज्जत देता है, तो उस केस में टास्क ओरिएंटेड आदमी बन सकता है। टास्क ओरिएंटेड आदमी बन सकता है। टास्क स्ट्रक्चर, काम के लिए क्लैरिटी है कि नहीं है। अगर टीम मेंबर को काम के लिए भी हाई क्लैरिटी है, समझे, हाई क्लैरिटी है, तो उस केस में भी टास्क ओरिएंटेड अच्छा ऑप्शन रहेगा। लीडर का पोजीशन पावर, लीडर के पास पोजीशन है, उसका पावर इतना तगड़ा है कि वो किसी को भी हटा सकता है टीम से, तो वहां पर उसका लीडर का पावर है स्ट्रांग। तो वहां पर क्या हुआ कि टास्क ओरिएंटेड काम आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन और गड़बड़ा गया है। अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि लीडर और मेंबर की रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। लीडर जो है वो बढ़िया से क्या बोलते हैं मेंबर को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, मतलब आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो उस केस में भी टास्क ओरिएंटेड ही बेटर रहेगा, मतलब कि टास्क काम करवा लो, काम करवा लो। लीडर बोलेगा कि मेरा भले ही टीम मेंबर मेरा बात नहीं सुनता है ना, फिर भी ये लोग हम काम करवा लेंगे, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है, काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो मार मार के काम करवा लेते हैं। अगर टास्क स्ट्रक्चर, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर टीम मेंबर को कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर वो टास्क को कंप्लीट करना नहीं जानता होगा, तो उस केस में भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप काम आ जाएगा। वहां पर रोहित शर्मा बोलेगा पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, अच्छा वहां मत जाओ, ये करो, वहां क्यों जा रहा है, वहां मत जाओ, यहाँ आओ, यहाँ खड़े रहो, ऐसा बॉल डालो, वैसा बॉल डालो। तो वहां पर वो टास्क ओरिएंटेड उसका बिहेवियर काम आ जाएगा। समझे? और जब लीडरशिप का पोजीशन या फिर पावर स्ट्रांग रहे, मतलब लीडर का पावर स्ट्रांग है, उसका जब मन करता है तब किसी किसी भी टीम मेंबर को हटा सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि टास्क ओरिएंटेड वाला लीडरशिप ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब सिचुएशन फेवरेबल था या फिर अनफेवरेबल हो गया, उस केस में टास्क ओरिएंटेड आपका काम आ गया। लेकिन जब सिचुएशन मॉडरेट रहेगा, तो मॉडरेट के केस में आपका जो टास्क ओरिएंटेड वाला लीडर है वो गिर जाएगा, वो काम नहीं आएगा। उस समय काम आएगा आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड यानी पीपल ओरिएंटेड इंसान। ठीक है? तो ये वाला मैट्रिक्स आपको समझ में आया हो, मैं आशा करता हूँ ऐसा बात। समझे? तो यहां पर हम लोगों ने फिडलर कंटिजेंसी मॉडल को देख लिया। अब हम लोग अगला मॉडल देखते हैं, हर्शे और ब्लैंकार्ड का। समझे? तो फिडलर का कंटिजेंसी थ्योरी आपको यहीं पर दिख जाना चाहिए, यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझे? अब हम लोग देख रहे हैं हर्शे और ब्लैंकार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर कहता है कि देखो 4 तरीके का सबॉर्डिनेट होता है, 4 तरीके का सबॉर्डिनेट होता है, जिसके लिए आपको 4 तरीके का लीडरशिप स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। मतलब बोलता है जो टीम मेंबर है वो 4 तरीके का होता है, और उस 4 तरीके का टीम मेंबर को हैंडल करने के लिए तुमको भी 4 तरीके का लीडर बनना पड़ेगा। मतलब तो हर्षे और ब्लैंकार्ड कहता है कि हर सिचुएशन में आपको बढ़ चढ़ करके काम करना पड़ेगा। क्या कहता है? हर सिचुएशन में आपको बढ़ चढ़ के काम करना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में बढ़ चढ़ के कैसे काम करेंगे? जब अपना लीडरशिप स्टाइल को बदलेंगे। तो इस थ्योरी के अनुसार से कहता है कि जो आपका टीम मेंबर है वो 4 तरीके का होता है। टीम मेंबर 4 तरीके का होता है। कैसा होता है 4 तरीके का? आपके टीम में जितना भी मेंबर होगा वो 4 तरीके का ही हो सकता है। तो कोई टीम मेंबर होगा ऐसा जो कि काबिल होगा, यानी कि एबल होगा, प्लस विलिंग भी होगा, मतलब वो करना भी चाहता होगा काम। ठीक है? अब कुछ ऐसा इंसान भी होगा आपके टीम में जो कि काबिलियत तो रखता होगा, लेकिन वो करना नहीं चाहता है,
वो हार गया है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो करना नहीं चाहता है, अनविलिंग है। कोई ऐसा ऐसा इंसान भी होगा आपका टीम में जो कि अनेबल है, मतलब कर नहीं सकता है, वो उतना काबिल नहीं है, लेकिन वो करना चाहता है, तो विलिंग है वो। अब कोई ऐसा इंसान भी होगा जो ना ही काबिल है और ना ही करने चाहता है, समझे, तो वो अनविलिंग है। तो 4 तरीके का आदमी आपके पास टीम में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर्स रेडीनेस। फॉलोवर कितना रेडी है? पहला वाला तो हाईली रेडी है, क्योंकि वो एबल भी है, वो काबिल भी है, वो करना भी चाहता है। दूसरा वाला क्या है कि काबिल तो है लेकिन करना नहीं चाह रहा है, वो डरा हुआ है या फिर कर नहीं पा रहा है, इसीलिए छोड़ दिया है, मन नहीं कर रहा है उसको। तो दूसरा ऐसा है। और फिर तीसरा है जो कि जो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, काबिलियत नहीं रखता है। और लास्ट ऐसा इंसान है जो कि करना भी नहीं चाहता है और काबिल भी नहीं है। तो ये 4 तरीके का आदमी, 4 तरीके का टीम मेंबर आपका टीम में रहता है। तो इसके लिए आपको 4 तरीके से लीडरशिप स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। जो बढ़िया लीडर है वो क्या करेगा? अब ऐसा टीम मेंबर को अगर आप हैंडल कर रहे हैं जो कि काबिलियत भी रखता है और करना भी चाहता है, मतलब वो हाईली रेडी है, वो रेडी है काम करने के लिए, तो उस केस में आपको लीडरशिप कैसा करना होगा? डेलीगेटिंग करना पड़ेगा। मतलब उसको फुल्ली इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, तुमको जो करना है करो, क्योंकि तुम काबिलियत भी रखता है और तुम विलिंग भी है, समझे। अब कोई कोई ऐसा टीम मेंबर होगा जो कि काबिल तो होगा लेकिन करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, उसका लक साथ नहीं दे रहा है, उसका दिन खराब चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रोहित शर्मा बोलेगा कि अच्छा कोई बात नहीं भाई, मेरा भी स्थिति ऐसा ही गड़बड़ाता है, तुम मेरे साथ आओ ना, मिल के हम लोग बातें करते हैं, और नहीं भी खेल पाएगा तो कोई बात नहीं, हम तुमको सपोर्ट करते हैं। तो वो पार्टिसिपेट करके उसको लीड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा हो गया। अभी जडेजा जो है वो अच्छा से नहीं खेल पा रहा है, समझे। तो जडेजा जो है वो एबल तो है, काबिल तो है, लेकिन अनविलिंग है, मतलब कर नहीं पा रहा है, कुछ ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, सिचुएशन अच्छा से बन नहीं पा रहा है। उस केस में लीडर क्या करेगा? उसको पार्टिसिपेट करवाएगा, समझे। और अगर मान लीजिए कि जो उसका टीम मेंबर है वो एबल भी है और विलिंग भी है, जैसे कि हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या जो है अभी पूरा एबल है, काबिल भी है और अभी करना चाहता भी है, उसको करने का पूरा एकदम जिद है। तो उस समय रोहित शर्मा क्या करेगा? डेलीगेट कर देगा, बोलेगा जो तुम्हारा मर्जी है तुम करो, तुमको खुला छूट दी है, समझे। अब अगर कोई ऐसा टीम मेंबर है जो कि काबिल नहीं है और करने के लिए बहुत कुछ चाहता है, एग्जाम्पल के लिए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह क्या है? वो अभी काबिलियत नहीं रखता है, मतलब पिचेस को देख करके, मतलब कि उस तरह का जगह में नहीं है कि जहां पर वो उतना काबिल हो, ठीक है, क्योंकि टीम में नहीं है तो काबिल कहां से होगा, समझे। तो वो टीम में ही नहीं है तो काबिल नहीं है, ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो वो काबिल नहीं है लेकिन वो चाहता है कि हम खेलें, तो हम चाहता है वो खेले, तो वहां पर लीडर क्या करेगा? उसको सेल करेगा वो आइडिया कि देखो भाई, तुम अच्छा खेलता है, तुम अच्छा खेलेगा भी, लेकिन यहाँ पर तुम अनेबल है, इसीलिए हम तुमको थोड़ा सा अलग रखें, जहां पर तुम एबल हो जाएगा ना वहीं तुमको खींच के ले आएंगे, समझे। तो लीडर क्या किया? वहां पर अपना आइडिया को सेल किया। लास्ट में कोई ऐसा टीम मेंबर है जो कि ना ही काबिलियत रखता है और वो कर भी नहीं पा रहा है कोई काम, समझे, और वो चाहता भी नहीं है करना, इतना हार गया है वो जिंदगी से। यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा आपको ईशान किशन का। ईशान किशन क्या है? वो काबिलियत नहीं रखता था, समझे, यहाँ पर खेलने का, T20 वर्ल्ड कप में खेलने का काबिलियत नहीं रखता है, प्लस वो अपने आप से हार गया है कि यार हम सब जगह से टीम से बाहर हो जा रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल पाते हैं, क्या होगा मेरा यार, क्या जिंदगी में क्या होगा। तो उस समय लीडर क्या करेगा? लीडर टेलिंग स्टाइल अपनाएगा और आपको बोलेगा कि देखो, टेंशन का बात नहीं है, वहां जाओ, उस कोच से बात करो, कोच से पूछो कि आप तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उस पर काम करो, समझा। तो वहां पर क्या हुआ? वो टेलिंग किया। तो कभी रोहित शर्मा टेलिंग कर रहा है, कभी वो सेलिंग कर रहा है, कभी वो पार्टिसिपेट कर रहा है और कभी वो डेलीगेट कर रहा है ना। तो ये 4 तरीके का लीडरशिप स्टाइल वो 4 तरह का सिचुएशन में ले लिया, इसीलिए इसको कह रहे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन लीडरशिप बदल गया। तो यहाँ पर सिचुएशनल लीडरशिप बदल रहा है, यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल बदल रहा है। ये फील्डर तो ये लीडर को ही बदल दे रहा था, यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल बदल रहा है। तो यहाँ पर कहेगा कि नो सिंगल बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है, 4 तरह का मैच्योरिटी स्टाइल ऑफ सबॉर्डिनेट्स की वजह से। यहाँ जो आप देख रहे हैं
यहाँ जो नीचे आप देखें ये क्या है, ये मैच्योरिटी स्टाइल है, ये मैच्योरिटी स्टाइल है सबऑर्डिनेट का, मैच्योरिटी स्टाइल है सबऑर्डिनेट का। कोई हाईली मैच्योर्ड है, कोई मॉडरेटली हाई मैच्योर है, कोई मॉडरेटली लो मैच्योर है, कोई एकदम लो मैच्योर है, समझे, मतलब मैच्योर नहीं है। तो मैच्योरिटी स्टाइल को देख करके लीडरशिप स्टाइल बदलता है। तो 4 तरीके का मैच्योरिटी स्टाइल था सबऑर्डिनेट का और 4 तरीके का लीडरशिप स्टाइल हो गया, समझे। तो यहाँ पर एक और ग्राफ है, ये ग्राफ और कुछ नहीं है, यही ग्राफ को मैंने यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर डाला है, तो एक बार आप देख लेना, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझे। ये वही बात कह रहा है, खाली इसमें शब्द अलग हो गया है, समझे, सिर्फ शब्द अलग हो गया है। क्या कह रहा है इसमें कि देखो, एक तरफ होता है डायरेक्टिव बिहेवियर, मतलब कि टास्क बिहेवियर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे, टास्क बिहेवियर, और एक तरफ है रिलेशन बिहेवियर, तो यहाँ पर लिख दिया सपोर्टिव बिहेवियर, एक ही कहने का मतलब हुआ, समझे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इंसान काबिल काबिल नहीं है, लो कॉम्पिटेंस है, और लेकिन वो विलिंगनेस हाई है, तो उस केस में आपको डायरेक्टिंग बनना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, जो इंसान काबिलियत नहीं रखता है या फिर काबिलियत कम है, उसका काबिलियत नहीं है लेकिन करना चाहता है, अनेबल है लेकिन करना चाहता है, तो उस केस में सेलिंग वाला अप्रोच होना होगा, तो यहाँ बोला कि डायरेक्टिंग वाला अप्रोच करना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक इंसान जो कि हाईली कैपेबल भी है और हाईली कमिटेड भी है, हाईली कैपेबल भी है, हाईली कमिटेड भी है, तो उस केस में डेलीगेटिंग स्टाइल को अपनाना पड़ेगा, डेलीगेटिंग स्टाइल अपनाइए। फिर जब आपका टीम मेंबर काबिल हो लेकिन कमिटमेंट उतना अच्छा नहीं हो, काबिल हो लेकिन कमिटमेंट उतना अच्छा नहीं हो, तो उस केस में आप पार्टिसिपेटिंग करवाइए। पार्टिसिपेटिंग का दूसरा नाम हो गया सपोर्टिंग करवाइए, है ना। उसके बाद देखिए कि जब आपका कॉम्पिटेंस भी अच्छा नहीं है और कमिटमेंट भी अच्छा नहीं है, जब कॉम्पिटेंस भी अच्छा नहीं है यानी कि काबिलियत भी नहीं है और कमिटमेंट भी अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या करिए, टेलिंग करवाइए, मतलब कोचिंग करवाइए। मतलब देखिए, खाली वर्ड को अलग कर दिया है, बाकी है तो सब कुछ सेम, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, था कुछ नहीं, जब आप समझ लोगे ना तो आपको लगेगा है यार, क्या है यार, ये इतना स्टाइल स्टाइल से बना दिया है ना फोटो, हाँ, इतना स्टाइल से ये डिजाइन बना देता है जो कि हार्ड लगने लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, है तो इजी, समझे। तो ये वाला चार्ट आपको शायद समझ में आया हो, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना को अभी हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इतना को ही समराइज करेंगे अभी। सिचुएशनल थ्योरी का क्या मतलब था कि सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप अलग अलग हो जाता है। लीडरशिप अच्छा होगा या नहीं होगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है, लीडर का बिहेवियर और सिचुएशन का फैक्टर। सिचुएशन कैसा रहेगा और लीडर का बिहेवियर कैसा रहेगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है कि लीडरशिप कितना अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। फिडलर क्या कह रहा था, फिडलर कह रहा था कि देखो, सिचुएशन बदलता है, तुम लीडर भी बदल दो। कौन सा लीडर को कहां पर रखोगे, कैसे मालूम चलेगा। लीडर 2 तरीके का होता है, 2 तरीके के लीडर को पहले जांच लो कि 2 तरीके के लीडर कैसे तुम जांच सकते हो। सबसे पहले फिडलर क्या बोला, फिडलर बोला कि देखो, सिचुएशन जब बदलता है उसके हिसाब से तुमको लीडर भी बदलना पड़ेगा। लीडर से भी स्टाइल नहीं, लीडर को ही बदल दो। सिचुएशन बदला, लीडर को बदल दो। अब कहीं कहीं सिचुएशन ऐसा होगा जहां पर टास्क ओरिएंटेड लीडर काम आएगा, कहीं कहीं पर ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर पीपल ओरिएंटेड लीडर काम आएगा। तो कैसे जानेंगे कि हम टास्क लीडर हैं या फिर पीपल ओरिएंटेड लीडर हैं। तो इसको जांचने के लिए एक स्केल है जिसका नाम है एलपीसी, एलपीसी स्केल, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, जिसमें आपका 16 कला जांच होता है। जो आपका कोवर्कर है या फिर जो आपका टीम मेंबर है, वो 16 कला पे आपको नंबर देता है। जब 16 कला पे नंबर देता है, तो नंबर अगर आपका पूरा कम आ गया है तो आप टास्क ओरिएंटेड इंसान है, और अगर आपका नंबर ज्यादा आया है इसका मतलब आप पीपल ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पर कहा फिडलर। फिर फिडलर कहा कि कोई सिचुएशन है जहां पर क्या होता है कि टास्क ओरिएंटेड काम आता है, और कोई सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर रिलेशनशिप या फिर पीपल ओरिएंटेड काम आता है। तो जब सिचुएशन बहुत अच्छा हो या फिर बहुत खराब हो, वो उन दोनों सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड बेटर होता है। और जब सिचुएशन मॉडरेट हो, मतलब सब काम चल रहा है, कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है सिचुएशन में, इन्वायरमेंट भी ठीक ठाक है, इन्वायरमेंट में भी कुछ बड़ा स्थिति गड़बड़ाया नहीं है, मतलब कोविड वगैरह नहीं आया है, ठीक है, सब कुछ स्टेबली हो रहा है, तो उस केस में आपका रिलेशनशिप स्टाइल बेटर रहता है। तो जो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि लीडर को बदल दो सिचुएशन के हिसाब से, इसी को हम लोग नाम देते हैं जॉब इंजीनियरिंग या फिर जॉब रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है।
ये तो था फिडलर का कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है। अब है हर्शे और ब्लैंकार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब दूसरा है हर्शे और ब्लैंकार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है ये कहता है कि देखो हर सिचुएशन में तुम बढ़ चढ़ करके काम करो। 4 तरीके का सिचुएशन तुमको मिलेगा, उस 4 सिचुएशन में तुमको बढ़ चढ़ के काम करना है, ठीक है। 4 सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 तरीके का टीम मेंबर होता है। किसी भी टीम में 4 तरीके का टीम मेंबर होता है। तो उस 4 तरह का टीम मेंबर को हैंडल करने के लिए तुम 4 तरीके का लीडरशिप भी अपनाओ, ठीक है। तो 4 तरीके का टीम मेंबर कौन-कौन होता है? एक ऐसा आपका एम्प्लॉयी हो सकता है जो कि काबिल भी हो और काम करना चाहता हो। तो उस समय आपको डेलीगेटिंग स्टाइल फॉलो करना चाहिए। अब ऐसा भी एम्प्लॉयी होता होगा जो कि काबिल है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, वो हारा हुआ है। तो उस समय आपको पार्टिसिपेटिंग रोल अदा करना चाहिए, पार्टिसिपेटिंग लीडर बनना चाहिए। अब कुछ ऐसा एम्प्लॉयी हो सकता है जो कि काबिल नहीं है और काम कर भी नहीं पा रहा है, खुद से हार गया है। तो वहाँ पर आपको सेलिंग स्टाइल को अपनाना पड़ता है, सेलिंग लीडरशिप स्टाइल को अपनाना पड़ता है। अब सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आपका जो एम्प्लॉयी है, वो ना ही काबिल है और ना ही वो काम करना चाह रहा है। तो उस केस में आपको टेलिंग स्टाइल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहना था हर्शे और ब्लैंकार्ड का अपने थ्योरी में। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी, फिर देखेंगे कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी और फिर देखेंगे ब्रूम बैटन जैगो डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। तो ये तीनों को एक-एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रॉबर्ट हाउस गोल पाथ क्या है, पाथ गोल, गोल पाथ, पाथ गोल। तो ये रॉबर्ट जी है, ये अपना हाउस में बैठ करके पाथ गोल थ्योरी लाया है। मतलब गोल, ये गोल है ना, ये गोल है। ये गोल पे पाथ, तो ये गोल पे पाथ बनाने के लिए रॉबर्ट हाउस अपना घर में एक थ्योरी लाया। उस थ्योरी का क्या नाम पड़ गया, रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी। इसमें कहता है, क्या कहता है, कहता है कि एक लीडर का रोल होता है कि एक लीडर क्या करे, पाथ बनाए, वो रास्ता बनाए जिसमें कि उसका टीम मेंबर चलेगा और गोल को एकम्प्लिश कर लेगा। और वो रास्ता में जो भी ऑब्स्टेकल आया, वो ऑब्स्टेकल को हटाएगा कौन, वो ऑब्स्टेकल को हटाएगा लीडर, और वो रास्ता क्लियर करेगा अपने टीम मेंबर के लिए। लीडर खुद जाकर के गोल एकम्प्लिश नहीं करेगा, वो रास्ता बनाएगा। वो रास्ता ऐसा बनाएगा जिससे कि बाकी टीम मेंबर आए और गोल एकम्प्लिश हो जाए। एग्जाम्पल के लिए फिर से रोहित शर्मा को बुलाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में क्या किया कि रोहित शर्मा आया खेलने के लिए और सबको मारने लगा, सबको मारने लगा। अच्छा खिलाड़ी को मार रहा है, बुरा खिलाड़ी को मार रहा है, सबको मार रहा है। वो क्या किया, वो रास्ता क्लियर कर दिया, रास्ता क्लियर कर दिया ताकि जो बाद में आएगा खिलाड़ी, बाद में इसका टीम मेंबर आएगा, वो लोग भी ऑस्ट्रेलिया को मारने लगे, मारने लगे, मारने लगे और मैच जीत जाए, गोल को एकम्प्लिश कर ले। तो गोल को एकम्प्लिश करने के लिए रोहित शर्मा आता है फर्स्ट में और फड़ाक-फड़ाक से मारने लगता है और अपोनेंट टीम का कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, मतलब पाथ क्लियर कर देता है। तो रॉबर्ट जी या फिर कहें रोहित जी, रोहित जी घर में बैठ करके गोल के लिए एक रास्ता क्लियर कर रहे हैं, अपना टीम मेंबर के लिए एक रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यही कहना था रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी में। ये कहते हैं कि जब आपको गोल पूरा करना है, गोल एकम्प्लिश करना है, ये आपका गोल है, उस गोल को भी गोल तरीके से बनाया है, बताइए। ये आपका गोल है जो कि पूरा-पूरी गोल है, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ गोल, ठीक है, ये है। हाँ, तो गोल को एकम्प्लिश करने के लिए लीडर का बिहेवियर 4 तरीके का हो सकता है, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, सपोर्टिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। अब आप मत बोलिएगा कि ये सब आप फिर से बताइए, क्योंकि ये सब बार-बार बता रहे हैं। डायरेक्टिव क्या होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन देते रहता है। जब लीडर सिर्फ डायरेक्शन देते लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टिव बिहेवियर। अगर मान लीजिए कि लीडर पार्टिसिपेट कर रहा है, हर डिसीजन मेकिंग में लोगों से बात कर रहा है, टीम मेंबर से बात कर रहा है, उसको सुझाव दे रहा है, सुझाव ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपेटिव बिहेवियर। सपोर्टिव बिहेवियर का मतलब कि कोई टीम मेंबर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको बोलेंगे सपोर्टिव बिहेवियर। एक है अचीवमेंट ओरिएंटेड, मतलब मान लीजिए कि हार्दिक पांड्या ये आकर के रोहित शर्मा को बोला कि टेंशन मत लो रोहित भाई, हमें ना, हम देख लेंगे। तो वहां पर क्या किया वो, रोहित शर्मा बोला कि ठीक है भाई, तुम कर लो, हम जानते हैं कि तुम कर लेगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, लेकिन तुम कर लेगा, हम जानते हैं।
चैलेंज लो, काम कर लो, समझे। तो यहाँ पर वो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप बिहेवियर दिखाया। इसको हम लोग अलग तरीके से कह सकते हैं डेलीगेटिंग, ठीक है। तो देखिए बार बार हम लोग यही देख रहे हैं कि लीडर का ना बिहेवियर यही 4 गो है। एक अच्छा लीडर का बिहेवियर ये 4 गो है। सिचुएशन के हिसाब से लीडर बिहेवियर भी चेंज करेगा ताकि गोल अकम्प्लिश हो जाए, समझे। तो लीडर जब बिहेव करेगा तो 2 रीजन से बिहेव करेगा, 2 फैक्टर होगा जो उसका बिहेवियर डिसाइड करेगा। एक लीडर किस तरह से बिहेव करने वाला है वो 2 फैक्टर पर डिसाइड होता है। एक होता है इन्वायरमेंट का फैक्टर पे और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट का फैक्टर पे। एक होता है सिचुएशन और दूसरा होता है पीपल, ठीक है। तो लीडर का बिहेवियर तब गोल अकम्प्लिश कर पाएगा जब उसका बिहेवियर सिचुएशन के साथ और पीपल के साथ हो, और अगर अगेंस्ट होगा तो गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। तो इसीलिए देख रहे हैं कि जब लीडरशिप का बिहेवियर निकल रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है सिचुएशन और पीपल। तो सिचुएशन और पीपल के हिसाब से एक लीडर का बिहेवियर होना चाहिए। सिचुएशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि सिचुएशन में टास्क हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, समझे। तो अगर टास्क कॉम्प्लेक्स होगा और क्लैरिटी नहीं है लोगों को, तो उस समय लीडर को डायरेक्टिव बनना पड़ेगा, हर चीज के लिए डायरेक्शन देना पड़ेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, तो उस केस में लीडर को क्या बनना पड़ेगा, लीडर को बनना पड़ेगा अचीवमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि लीडर जानता है कि टास्क तो है इजी और क्लियर है, तो इसमें जो टीम मेंबर है ये अपने ही लड़ लेगा, अपने ही सारा गोल अकम्प्लिश कर लेगा। तो उस समय डेलीगेटिंग बन जाएगा लीडर का बिहेवियर, अचीवमेंट ओरिएंटेड बन जाएगा, समझे। सिचुएशन के हिसाब से देखें अपना बिहेवियर चेंज कर लिया लीडर। अब है दूसरा फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि रोहित ही है। तो रोहित को ऐसा पावर दिया गया है कि वो सबका रूम में जाकर बात नहीं कर सकता है, सबका रूम में जाकर बात नहीं कर सकता है, वो सिर्फ टीम मीटिंग में ही बात करेगा। और सबका पावर है, जैसे रोहित का पावर है तो वो पावर किसी का शेयर नहीं कर सकता है। अगर मान लो रोहित कैप्टन है तो ये कुछ डिस्कशन नहीं कर सकता है विराट कोहली के साथ। अगर ऐसा नियम कानून है, यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम है, सब चीज फॉर्मली हो रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रोहित को बनना पड़ेगा अचीवमेंट ओरिएंटेड या फिर डायरेक्टिव। यही 2 चीज बन सकता है अगर वहां पर फॉर्मल अथॉरिटी है। अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, सब कोई खुल के एक दूसरे से बात कर सकता है, तो रोहित शर्मा खुल के आकर के विराट कोहली से बात करेगा कि देखो विराट भाई, भले ही हम लीडर हैं लेकिन तुम्हारा भी हमको जरूरत पड़ता है, तो हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए आगे। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर्मल फॉर्मल अथॉरिटी कुछ है नहीं। अगर फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है तब इस केस में क्या होगा, जो रोहित है आराम से सपोर्टिव भी बन पाएगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड भी बन पाएगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए ये भी इस तरह का इन्वायरमेंट आ गया जो कि लीडरशिप बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल दिया, समझे। सिचुएशन ऐसा बिगड़ गया, सिचुएशन ऐसा आ गया। अब सिचुएशन में बोल रहा है कि वर्क ग्रुप, मान लीजिए कि आपका टीम जो है वो आप लोग का टीम फैमिली से काम करता है, तो उस समय में क्या आप डायरेक्टिव बिहेवियर ला पाएंगे, नहीं। वहां पर आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिव करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और आपस में एक टीम टीम का टारगेट सेट करेंगे और टारगेट को अचीव करेंगे, ये वाला लीडरशिप बिहेवियर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में कोई बात नहीं करता है, तो उस केस में लीडर को क्या बनना पड़ेगा, डायरेक्टिव बनना पड़ेगा, सबको डायरेक्शन देना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ सिचुएशन 3 तरीके का बदलते रहा, कभी टास्क कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कभी इजी हो रहा है, तो इसके वजह से लीडरशिप बिहेवियर चेंज हुआ। फॉर्मल अथॉरिटी है या फिर नहीं है, इसके वजह से भी लीडरशिप बिहेवियर चेंज हुआ। अगर वर्क ग्रुप अच्छा है या फिर नहीं है, इसके वजह से भी लीडरशिप बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ा, समझे। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट फैक्टर्स, यानी कि जो आपका टीम मेंबर है वो लोग कैसा फैक्टर डालता है लीडरशिप बिहेवियर पे। जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल है, आपके अंदर जो टीम मेंबर है, जैसे मान लीजिए कि ये विराट कोहली है, तो अगर आज इंडिया मैच हारा तो विराट कोहली बोला कि नहीं यार, मेरे वजह से आज हम लोग हारे हैं, मेरे वजह से हारे हैं। तो अगर इस तरह का कंट्रोल है आपके टीम मेंबर में, तो उस समय आपको सपोर्टिव बनना पड़ेगा, लीडर को सपोर्टिव बनना पड़ेगा कि विराट कोहली ऐसा कोई बात नहीं यार, सिर्फ तुम अकेला नहीं था, हम लोग से भी खराब स्थिति हुआ है, समझे। तो वहां पर लीडर को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके जो टीम मेंबर है वो एक्सपीरियंस नहीं है, सब नया नया बंदा है,
और नया नया बंदा है तो वो लोग सोच रहा है कि हम लोग का क्या गलती है, गलती तो लीडर का है। तो उस समय लीडर को डायरेक्टिव होना पड़ेगा, सारा काम खुद से करवाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपीरियंस टीम मेंबर है नहीं, समझे। फिर है परसीव्ड एबिलिटी। मान लीजिए कि आपके अंदर जो टीम मेंबर काम करता है उसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है तो वो काबिल, लेकिन वो अपना भरोसा खो गया है, जैसे कि रविंद्र जडेजा, उसको लग रहा है कि वो तो अच्छा खेल ही नहीं पा रहा है। तो उस केस में लीडर को कैसा बनना पड़ेगा, लीडर को बनना पड़ेगा सपोर्टिव, जो सपोर्ट करे उसको। तो देख रहे हैं सिचुएशन दो तरीके से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से सिचुएशन बदल सकता है और सबऑर्डिनेट की वजह से सिचुएशन बदल सकता है। और ये दोनों सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, देखिए मद्देनजर मद्देनजर रखते हुए लीडर का बिहेवियर आता है, और उस मद्देनजर में अगर बढ़िया लीडर बिहेव कर दिया तो क्या होगा, आउटकम बढ़िया निकलेगा। तो ये कहना था रॉबर्ट हाउस का, ये घर में बैठ करके यही सब सोच रहा था, समझे। अब हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। इसमें कहता है कि लीडर जो है ना वो अपना कॉग्निटिव रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। लीडर क्या करता है, कॉग्निटिव रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। कॉग्निटिव का मतलब मैंने एक बार आपको बताया था कि कॉग्निटिव का मतलब था दिमागी। दिमागी रिसोर्स क्या होता है, दिमाग में क्या चीज आपका रिसोर्स है, दिमाग में क्या चीज आपका रिसोर्स है। दो ही रिसोर्स हो सकता है दिमाग में, एक हो सकता है आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, और दूसरा हो सकता है आपका एक्सपीरियंस। यही तो होगा। आप अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, समझे, तो आप में बहुत इंटेलिजेंस होगा, और इंटेलिजेंस भी होगा, अगर मान लीजिए नहीं भी है तो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस, यही दो चीज हमारे दिमाग का रिसोर्स होता है। तो लीडर जो होता है, लीडर का भी दिमाग में यही दो को तो रिसोर्स होगा। तो ये दो को रिसोर्स को यूज कैसे करता है वो लीडरशिप में, उसको ही बताने के लिए आया है ये थ्योरी, जिसका नाम है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। इसको देने वाला भी था वही फिडलर। वो फिर से बोल रहा था कि फिर से लड़ो, फिर से लड़ो, अपना आप दिमाग से लड़ो, समझे। तो रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया से हार गया वर्ल्ड कप में, तो फिर फिडलर आया, बोला कि फिर से लड़ो, फिर से लड़ो, रोहित शर्मा तुम फिर से लड़ो और जॉय के साथ लड़ो, फिर से लड़ो और जॉय के साथ लड़ो, ग्रेस के साथ लड़ो, समझे। तो यही कहने लगा, और अभी तुम्हारे पास इंटेलिजेंस भी है और एक्सपीरियंस भी है, समझे। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि रोल ऑफ ए लीडर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल्स इन डिटरमाइनिंग देयर इफेक्टिवनेस। एक लीडर अच्छा बनेगा या फिर नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है उसका इंटेलिजेंस पे, उसका एक्सपीरियंस पे और उसका टेक्निकल स्किल्स पे। यहाँ पर स्ट्रेस एक सिचुएशनल फैक्टर है, मतलब यहाँ पर सिचुएशन में लिख दिया स्ट्रेस, यानी सिचुएशन में दो तरह का सिचुएशन हो सकता है, एक हाई स्ट्रेस हो सकता है, एक लो स्ट्रेस हो सकता है, समझे। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो दोनों तरह के सिचुएशन में लीडर कैसे काम करेगा, हाई स्ट्रेस सिचुएशन होगा तो लीडर का एक्सपीरियंस काम आएगा, एक्सपीरियंस के साथ लीडर काम करेगा। और अगर लो स्ट्रेस सिचुएशन आ गया है तो वहां पर क्या होगा, इंटेलिजेंस के साथ काम करेगा लीडर, समझे। तो अगर लो स्ट्रेस सिचुएशन है तो इंटेलिजेंस उसका मदद करेगा, लीडर का मदद करेगा, और अगर हाई स्ट्रेस सिचुएशन है तो एक्सपीरियंस मदद करेगा, समझे। लो स्ट्रेस सिचुएशन मतलब अफगानिस्तान के साथ मैच है, बांग्लादेश के साथ मैच है, तो वहां पर इंटेलिजेंस काम आएगा रोहित शर्मा का, समझे। लेकिन अगर हाई स्ट्रेस सिचुएशन है, जैसे सेमीफाइनल हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो गया, तो वहां पर एक्सपीरियंस काम आएगा, समझे। यही कहता है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, जो लीडर है वो किस तरह से अपना दिमाग का रिसोर्स यूज करता है लीडरशिप में, समझे। तो आशा है आपको ये वाला थ्योरी भी समझ में आया हो। अब हम लोग देखेंगे ब्रूम यटन जागो। ये लास्ट में बोल रहा है कि जागो, जागो ग्राहक जागो। तो अब हम लोग देख रहे हैं ब्रूम यटन जैगो का डिसीजन मेकिंग मॉडल। देखिए ये कैसा मॉडल है, डिसीजन मेकिंग मॉडल। मतलब कि इसमें कहता है कि जो लीडर होता है ना उसका सबसे बड़ा काम है डिसीजन मेकिंग। वो कौन सा डिसीजन लेता है, यहाँ तक कि कृष्ण जी भी ये बोले थे अर्जुन को कि तुम शस्त्र उठाओ, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है डिसीजन लेना। तो डिसीजन आप कब लीजिएगा, कब नहीं लीजिएगा, आप ठीक से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से समझाया ब्रूम बैटन और जैगो। ये तीन लोग मिल करके क्या किया कि देखो, अगर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना अर्जुन, अगर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और कृष्ण जी तो अभी आएंगे नहीं, तो इसीलिए हम तुमको 7 सवाल देते हैं, वो सवाल का तुम जवाब देते रहेगा ना, यस नो यस नो यस नो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर ये तीन मिलकर के 7 क्वेश्चन बनाया, समझे, 7 क्वेश्चन बनाया, उस हिसाब से बोला कि तुमको डिसीजन लेने में हम लोग मदद करेंगे।
तो एक मॉडल बनाया, समझे। बोला कि 7 सवाल तुम खुद से पूछो। पहला सवाल पूछो तुम खुद से, इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। जो तुम डिसीजन लेने वाले हो क्या उसका क्वालिटी जरूरी है, मतलब वो क्या भारी डिसीजन है। मान लीजिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन ले रहे हैं जमीन खरीदने का, ठीक है। हम जमीन खरीदने का एक डिसीजन ले रहे हैं, मेरे पास खूब पैसा है तो हम जमीन खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत तगड़ा है, समझे। ये डिसीजन है क्वालिटी वाला, इसमें क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो इसको हमको हड़बड़ा करके नहीं लेना चाहिए, इसमें समय लगा करके हमको ये डिसीजन लेना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हमको इसमें सोच विचार भी करना चाहिए, इसमें हमको सोचना भी चाहिए, सोच विचार भी करना चाहिए, ठीक है। जो हमको फैमिली मेंबर है उन लोगों से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये जो डिसीजन है जमीन खरीदने का, ये डिसीजन है क्वालिटी डिसीजन। तो अगर क्वालिटी डिसीजन है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अगर क्वालिटी डिसीजन नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमको है कि कंप्यूटर खरीदना है, तो ये वाला जो है डिसीजन क्वालिटी डिसीजन नहीं है, क्योंकि इसमें हमको फैमिली का थोड़ी पूछना पड़ेगा, इसमें थोड़ी ज्यादा सोचना पड़ेगा और टाइम लगा करके सोच रहे हैं, टाइम लगा के सबसे सजेशन ले रहे हैं, ऐसा तो ये इतना क्वालिटी है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो डिसीजन है ये क्वालिटी डिसीजन नहीं है, तो उस केस में हम नो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल पूछेगा, इज टीम कमिटमेंट इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसीजन। जैसे ये जमीन खरीद रहे हैं तो इसमें हमको फैमिली का जरूरत है, क्या जमीन खरीदने से फैमिली इंपैक्ट पड़ेगा, तो हाँ इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर से हम यस को चूज करेंगे। और अगर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो नो को चूज करेंगे, है ना। अगर जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं इसमें मेरा घर वालों को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर तो हम चलाने वाले हैं। तो इस डिसीजन में मेरा जो फैमिली वाला है उस पर कोई ये नहीं होगा, उस पर कोई टेंशन नहीं आने वाला है, मेरा टीम का कोई कमिटमेंट इससे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो मेरे जो कंप्यूटर खरीदने वाले हैं इसमें टीम कमिटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे। अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे जाके खरीद लेंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन ऑन योर ओन। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो तो तुमको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है ना, या फिर तुम जमीन खरीदने जा रहे हो इसके बारे में तुमको नॉलेज है ना। तो ये सवाल का भी आप यस नो जवाब दे सकते हैं। फिर इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर। जो भी प्रॉब्लम है तुमको, मान लो कि तुमको न्यू कंप्यूटर चाहिए तो तुम्हारा ओल्ड कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो कंप्यूटर तुम बढ़िया से जानता है ना वो कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम जानेगा तभी तो तुम नया चीज सोल्यूशन लेकर के आ पाएगा। तुमको जमीन खरीदना है क्योंकि तुमको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहले तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गलत हुआ होगा, है ना। तो उस प्रॉब्लम को तुम समझ रहे हो तब तो तुम ये वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब ना तुम नया चीज कर रहे हो। तो पुराना वाला प्रॉब्लम तुमको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है या नहीं है वो फिर तुम डिसाइड करो। फिर अगला सवाल है, वुड द टीम सपोर्ट योर डिसीजन इफ यू मेड इट अलोन। बोला कि अगर तुम कंप्यूटर जाकर खरीद लेगा सीधा सीधी तो तुम्हारा फैमिली वाला या तुम्हारा टीम मेंबर तुम पे खुश होगा ना। अगर ऐसा है तो अच्छा बात है, अगर खुश नहीं होगा तो इसको तुम सोचना, इसको नो कर देना, है ना। इसके बाद डज द टीम शेयर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे मान लीजिए आपका टीम में बोल रहा है कि इस बार हम लोग को कंप्यूटर खरीदना है, लेकिन पूरा फैमिली जो है सबसे हेड है उसको पैसा का दिक्कत आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल और आपका टीम का गोल मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन पूछता है, इफ द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग्स्ट द टीम ओवर द डिसीजन लाइकली। अगर आप ये कंप्यूटर खरीद लेंगे तो क्या झगड़ा हो जाएगा आपका घर में, झगड़ा हो जाएगा आपका टीम मेंबर में। अगर झगड़ा हो जाएगा तो यस कर दो, झगड़ा नहीं होगा तो नो कर दो। अगर इतना का डिसीजन तुम लेते रहेगा तुमको बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल मिल जाएगा कि तुमको क्या लीडरशिप स्टाइल लेना है या फिर किस तरह का तुमको डिसीजन लेना है। कभी तुमको डिसीजन लेना होगा A1, कभी लेना होगा C2, कभी लेना होगा A1, कभी लेना होगा G2, कभी लेना होगा A1, कभी लेना होगा C2। तो A1, A2, C1, C2 क्या क्या है, ये अलग अलग लीडरशिप का डिसीजन मेकिंग स्टाइल है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल अलग अलग है। A1 जो हो गया वो ऑटोक्रेटिक हो गया, समझे। जो C2 हो गया वो कंसल्टेटिव 2 हो गया, जो C1 है वो कंसल्टेटिव 1 है। तो इस सबको अभी हम लोग देखेंगे कि A1 A2 क्या है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो व्रूम, येटन, जागो था, ये लोग क्या किया, आदमी को बोला जागो ग्राहक जागो, तुमको डिसीजन नहीं लेने आ रहा ना, ए लीडर लीडर साहब, ए लीडर साहब तुमको डिसीजन लेने नहीं आ रहा ना, तो ये सात सवालों का जवाब दो, समझे। और ये 7 सवालों का जवाब देने पर तुमको मिल जाएगा कि तुमको किस तरह से डिसीजन लेना है, कौन सा अप्रोच से डिसीजन लेना है।
क्या तुमको ऑटोक्रेटिक बन करके डिसीजन लेना है, या फिर तुमको ऑटोक्रेटिक 2 बन करके डिसीजन लेना है, या फिर तुमको कंसल्टेटिव 1 होकर के डिसीजन लेना है, या फिर तुमको कंसल्टेटिव 2 होकर के डिसीजन लेना है, या फिर ग्रुप 2 होकर के रिलेशन डिसीजन लेना है। बोल बोल के बहुत फंबल हो रहा है मेरा मुंह भी, ठीक है। तो 7 सवालों का जवाब हम लोग देख लिए। 7 सवालों का जो सार है, 7 सवालों का जो सार है, वो कहीं न कहीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो 3 चीज़ क्या है? वो 7 सवाल बनाया है ना, वो 7 सवाल बनाने से पीछे वो 3 चीज़ को सोचा था दिमाग में। पहला कि डिसीजन क्वालिटी होना चाहिए, मतलब वो डिसीजन जिसमें क्वालिटी हो, मतलब कि कोई भारी डिसीजन हो, ऐसे कोई छिटपुट डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, कि टाइम रहते ही आपका जो काम है वो हो जाए, ठीक है? टाइम रहते ही आपका डिसीजन हो जाए। और तीसरा था पीपल कांस्टेंट, मतलब जो आपका जो टीम है, ठीक है? स्पेलिंग गड़बड़ हो गया होगा, माफ करिएगा, ठीक है? जो आपका टीम है, वो भी आपका डिसीजन को मानता हो। तो 3 बातें हैं जिस पर बेस्ड ये थ्योरी है, और 3 बातें हैं जिस पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन ये लोग बनाया है। वो 3 बात कौन-कौन सा है? पहला है डिसीजन क्वालिटी, डिसीजन कुछ तगड़ा होना चाहिए, छिटपुट डिसीजन नहीं होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट, टाइम अफेक्ट करता हो, और पीपल ओरिएंटेड, मतलब जो टीम मेंबर है वो लोग भी इम्पैक्ट पड़ता हो। ये 3 जब इम्पैक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से अपने लीडरशिप स्टाइल को या फिर डिसीजन मेकिंग स्टाइल को बदलते रहिएगा। पहला डिसीजन मेकिंग स्टाइल है ऑटोक्रेटिक। तो बिना टीम मेंबर का सजेशन का अगर लीडर डिसीजन बना ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोक्रेटिक 1 स्टाइल। लीडर सॉल्व्स द प्रॉब्लम अलोंग यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रेडिली अवेलेबल टू हिम और हर। ठीक है, लीडर क्या कर रहा है, जो भी उसका पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से यूज करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है। ऑटोक्रेटिक यानी कि अपने मन से डिसीजन ले रहा है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके। ऑटोक्रेटिक 2 मतलब लीडर पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने ग्रुप मेंबर से, और फिर वो डिसीजन अपनाता है। ग्रुप मेंबर को वो इन्फॉर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऑटोक्रेटिक 1 में क्या हुआ कि उसके पास जितना इंफॉर्मेशन था उसको यूज करके वो डिसीजन ले लिया। ऑटोक्रेटिक 2 में क्या हो रहा है कि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अपना ग्रुप मेंबर से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन वो ले लिया, उसका सारा इंफॉर्मेशन लेकर के वो डिसीजन बना लिया। तो अगर उस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोक्रेटिक 2। अब एक कंसल्टेटिव 1, यहां पर क्या होता है कि लीडर जो है अपना प्रॉब्लम शेयर करता है ग्रुप मेंबर के साथ इंडिविजुअली। मान लीजिए कि उसका टीम मेंबर में 5 टीम मेंबर है, तो पांचों से वो अलग अलग जाकर के पूछ लेगा। कभी विराट कोहली के पास जाएगा, फिर उसके बाद फिर जाएगा कपिल देव का रूम में, उसके बाद जाएगा सचिन तेंदुलकर रूम में, और उसके बाद जाएगा एम एस धोनी के रूम में, और सबसे जाकर के वो सजेशन ले लेगा, सबसे सजेशन ले लेगा, और फिर वो डिसीजन लेगा। मतलब यहाँ पर वो कंसल्ट कर लिया, कंसल्ट ही ना किया, लेकिन देखिए वो सबसे अलग अलग जाकर के मिल रहा है, इंडिविजुअली मिल रहा है, उन लोगों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उन लोग का आपस में इंटरेस्ट क्लैश करता हो, है ना, सबका डिसीजन अलग अलग होगा ना, तो वो सबसे जाकर के कंसल्ट कर लिया, लेकिन वो डिसीजन खुद लेगा। अब एक कंसल्टेटिव 2 जिसमें वो सबको एक साथ बुला लिया है और कलेक्टिवली कंसल्ट कर रहा है, ठीक है, और तब वो डिसीजन ले रहा है, तब हो गया कंसल्टेटिव 2। अब ग्रुप 2 का मतलब जहां पर लीडर जो है वो सिचुएशन को पूरा ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहा है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया है, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, समझे। और यहाँ पर क्या है कि ग्रुप ही फाइनल डिसीजन ले रहा है, समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग के लिए 5 स्टाइल दिया गया, ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टेटिव 1, कंसल्टेटिव 2 और ग्रुप 2। तो ये 5 डिसीजन स्टाइल कब कब काम आएगा, कब कौन सा स्टाइल को करना चाहिए, तो उसके लिए ये 7 सवाल दिया गया। ये 7 सवालों का जवाब दो, और ये 7 सवालों का जब जवाब दोगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि कौन सा हमको डिसीजन मेकिंग स्टाइल को अपनाना चाहिए। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। तो ब्रूम, यटन और जागो बोल रहा है कि जागो ग्राहक जागो, ये 7 सवाल का जवाब दो, और उस आधार पर तुम डिसीजन मेकिंग का स्टाइल को चुनो। डिसीजन मेकिंग का स्टाइल हो सकता है ऑटोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक 2 हो, कंसल्टेटिव 2 हो, और ग्रुप 2 हो। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी। रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी क्या है? रॉबर्ट जी जो है वो घर में बैठ करके गोल और पाथ के लिए थ्योरी बनाए, पाथ और गोल के लिए थ्योरी बनाए। तो बोल रहा है, रॉबर्ट हाउस कहता है घर में बैठ करके कि एक लीडर वही होता है ना जो रास्ता साफ कर दे अपने एम्प्लॉइज के लिए, ताकि उसका एम्प्लॉइज चले और गोल को अचीव कर ले।
तो पाथ को क्लियर करने के लिए एक लीडर क्या करता है, पाथ को क्लियर करता है, ऑब्स्टेकल हटाता है और उसका टीम मेंबर जाकर के गोल अकम्प्लिश कर लेता है। लीडर का जो बिहेवियर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है और इंप्लॉय फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है और ये दोनों बातों को कंसिडर करके अगर लीडर अच्छा बिहेवियर लेकर के आ गया, उचित बिहेवियर लेकर के आ गया, तो गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी में। ठीक है, डायरेक्टर का बिहेवियर 4 तरीके का हो सकता है, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, सपोर्टिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर 3 तरीके का हो सकता है, टास्क स्ट्रक्चर, टास्क क्लियर है या फिर नहीं, फॉर्मल अथॉरिटी, हायरार्की फॉर्मल तरीके का है या नहीं है, वर्क ग्रुप, आपके अंदर टीम मेंबर किस तरह का वर्क ग्रुप बना रहा है, उसके अंदर हार्मनी है या नहीं है। अब इंप्लॉय फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है कि आपके अंदर जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर का किस तरह का लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है या नहीं मानता है। दूसरा एक्सपीरियंस, आपका टीम मेंबर एक्सपीरियंस है या नहीं है। तीसरा परसीव्ड एबिलिटी, आपका टीम मेंबर अपने आप का काबिलियत जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, तो इतना सारा सिचुएशन है, कभी सिचुएशन सबऑर्डिनेट को लेकर के है यानी इंप्लॉय को लेकर के है, कभी सिचुएशन जो है इन्वायरमेंट को लेकर के है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो लीडरशिप बिहेवियर आएगा, अगर अच्छा आ गया, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आ गया, तब आउटकम अच्छा होगा, गोल अचीव हो जाएगा। ये कहना था रॉबर्ट हाउस का घर में बैठ करके। अब दूसरा था कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर फिडलर क्या कहा, फिडलर ही कह सकता था ये बात कि दिमाग का रिसोर्स को यूज करो और लीडरशिप करो। फिडलर ही यह बात कर सकता था, क्योंकि फिडलर का मतलब होता है फिर से लड़, फिडलर, समझे। तो फिडलर बोला कि हार गया तो हार गया, तुम फिर से लड़, जॉय के साथ, ग्रेस के साथ फिर से लड़ो। इसीलिए फिडलर और जॉय ग्रेसिया ने ये थ्योरी दिया। इस थ्योरी के हिसाब से वो कहता है कि देखो, जब तुम फिर से लड़ने जाओगे, पहले तो तुम हार गए ना, कोई बात नहीं, तुम फिर से जब लड़ने जा रहे हो, तब तुम सिचुएशन को 2 तरीके से हैंडल कर सकते हो। सिचुएशन कैसा होगा, सिचुएशन आसान होगा या सिचुएशन हार्ड होगा। सिचुएशन अगर आसान होगा तो इसका मतलब कि वहां पर लो स्ट्रेस है, अगर लो स्ट्रेस है तो तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना। और अगर सिचुएशन गड़बड़ है, मतलब सिचुएशन हाई स्ट्रेस है, अगर सिचुएशन हाई स्ट्रेस है तो वहां पर तुम अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, समझे। तो जो लीडर है वो क्या कर रहा है, अपने दिमाग का रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। उसका दिमागी रिसोर्स क्या है, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस, यही 2 चीज तो है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाई स्ट्रेस सिचुएशन, लो स्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखें ब्रूम, वेटन, जैगो का डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये ब्रूम, वेटन, जैगो, ये 3 लोग मिलकर के 7 क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन के आधार पे ही ये लोग सेट किया कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल कौन कौन सा रहेगा। तो ये लोग 5 तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टाइल बोला कि यही डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है जिसको तुम लोग किस तरह से फॉलो करना। ये 7 सवालों का जवाब दो और ये 7 सवालों का जवाब दोगे तो तुमको मिल जाएगा कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल इस्तेमाल करना है। तुमको ऑटोक्रेटिक चूज करना है या फिर ऑटोक्रेटिक 2 या फिर कंसल्टेटिव 1, कंसल्टेटिव 2 या फिर ग्रुप 2। ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन बनाया है ये 3 आदमी मिल करके, ये 7 क्वेश्चन बनाते समय ये लोग 3 बातों को ध्यान दिया कि जो डिसीजन लेने वाला है लीडर, वो डिसीजन क्वालिटी डिसीजन होना चाहिए, मतलब उसमें समय लगे तो लगे, क्योंकि वो डिसीजन बहुत भारी डिसीजन है और बहुत लोगों को इंपैक्ट कर सकता है। दूसरा टाइम कॉन्स्टेंट, उसमें टाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और कम टाइम भी नहीं लगना चाहिए। फिर तीसरा पीपल कॉन्स्टेंट, अगर डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा तो लोगों पे भी इंपैक्ट पड़ जाएगा, समझे। तो ये 3 बातों को लेकर के ये लोग 7 क्वेश्चन बनाया था। वो क्वेश्चन को जवाब देने से आपको ये 3 आदमी मिलकर के बोलेगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल को चूज करना है, कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल को चूज करना है। और 5 तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टाइल बोल दिया कि इसी डिसीजन मेकिंग स्टाइल से तुमको चुनना पड़ेगा। तो पहला डिसीजन मेकिंग स्टाइल था ऑटोक्रेटिक 1, जिसमें लीडर क्या करता है, उसके पास जितना इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करता है और डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक 2, इस स्टाइल में क्या होता है, लीडर जो होता है वो दूसरे से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है और फिर डिसीजन लेता है खुद से। तीसरा है कंसल्टेटिव 1, इसमें क्या होता है, लीडर जो है वो अपना टीम मेंबर के पास जाता है अकेले अकेले, उसके अलग अलग रूम में जाता है और अलग अलग रूम में जाकर के उससे कंसल्ट करता है और सबसे कंसल्ट कर लेता है अलग अलग, उसके बाद फिर वो डिसीजन लेता है। चौथा हो गया कंसल्टेटिव 2, जिसमें वो सारा टीम मेंबर को एक ही जगह बुला लिया, बोला कि बार बार घर नहीं जाएंगे, सबको एक ही जगह बुला लिया और वहां पर कंसल्ट कर लिया। तो उस तरह का लीडर, उस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल को हम लोग कहते हैं कंसल्टेटिव 2। और लास्ट है ग्रुप 2, मतलब कि यहाँ पर ग्रुप ही मिल करके कॉन्सेंसस बना रहा है
एक मेजोरिटी बना रहा है कि उन लोगों को क्या डिसीजन लेना है, और फिर वही डिसीजन ले रहा है, ग्रुप ही डिसीजन ले रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। एक बार आप इसे रीड कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, समझे। तो ये सबसे हार्ड लीडरशिप का टॉपिक था जो अभी खत्म हो गया, समझे। तो ये जो सिचुएशनल या कंटिजेंसी थ्योरी है, इसको कवर करने के लिए ना हमको 5 वीडियोस लाना पड़ता है। लेकिन अगर 5 वीडियोस हम लेकर के आते हैं ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। समझ में तो आता है आपको, लेकिन कंफ्यूज हो जाते। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, 2 ही चार्ट में कवर करा दिया है और सब कुछ एक ही बार में आपको पढ़ाया है। इससे क्या हुआ, आप एक बार में पढ़ लिए, अब दूसरा बार आप इसको रीडिंग करेंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो, और अगर आप समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट का मुझे अर्जेंट जरूरत है, समझे। अगर आपको समझ में आया है तो इससे बड़ा बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपको समझ में आ गया है या फिर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करें, और लाइक तो करके ही जाए। इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है तो आप लाइक प्लीज कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियोस को, आप शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके तो आप जाएं ही, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना कर देता है। और आप सब्सक्रिप्शन लेकर के रखेंगे तो आपको पीआईबी वीडियोस मिलते रहेगा, और जीए मिसलेनियस वीडियोस जो आने वाला है वो सबको भी मिलते रहेगा। और अभी मैनेजमेंट का आपको फ्री वीडियोस मिल रहा है, तो आप फायदे में ही रहोगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। जो भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम, अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर मुझसे आपको पर्सनली कनेक्ट करना हो, तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी दे देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आया हो तो, और लाइक करके तो आप जाएं ही जाएं। इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी कंटेंट है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।